वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं पिछले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर। तो उसमें से आज जो लेक्चर है वो है बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर। तो आप यकीन मानिए कि ये बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टाइप ऑफ फाइनेंस है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहे आप अपना बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बायर्स क्रेडिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये वही फैसिलिटी है, बायर्स क्रेडिट ये वही फैसिलिटी है जहाँ पे नीरव मोदी जी का स्कैम हुआ था। नीरव मोदी वाला जो स्कैम आपने सुना था, डायमंड वाला जो बंदा था 3-4 साल पहले 2018 में जो स्कैम हुआ था, वो उसने बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर ही स्कैम किया था। तो आज हमने बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी की डिटेल्स को तो समझना ही समझना है, पर साथ में हमने ये भी समझना है कि नीरव मोदी वाला जो किस्सा था, सारा जो ये स्कैम हुआ था, वो कैसे इस फैसिलिटी को मिसयूटिलाइज करके और जो पंजाब नेशनल बैंक के दो एम्प्लॉइज की मिली भगत के चलते इस स्कैम को अंजाम दिया गया था। साथ में वो भी हम समझेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर आज ये भी समझने वाले हैं कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी नीरव मोदी वाले किस्से से पहले क्या थी और उस किस्से के बाद, स्कैम के बाद आरबीआई ने या जो बैंकिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करे इस चीज को बचाने के लिए, उस सारे स्कैम के बाद बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी अब कैसी नजर आ रही है। तो इन चीजों के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स अपने समझाए हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है उसके अंदर मैं कैश क्रेडिट प्रोडक्ट को, ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट को, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट को, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड और लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं कवर कर चुका हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था फॉरेन बिल नेगोशिएटेड और लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग का। तो धीरे धीरे करके मैं और प्रोडक्ट्स आपको कवर करवा रहा हूँ, और आज के इस लेक्चर में आपको मैं बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में कवर करवा दूंगा सारा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आज जो हमने डिस्कशंस करनी है, उन डिस्कशंस को मैंने इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ध्यान से देखिए कि हमने आज डिस्कशन क्या क्या करनी है। हमने डिस्कशन करनी है कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी की हमें जरूरत क्यों है, नीड क्यों है बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी की, ये फैसिलिटी कब अवेल करी जा सकती है, व्हेन कैन वी अवेल दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी की टाइमलाइन क्या है, कब इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवा रहा हूँ आज, एडिशनल एक कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूँ। देखिए इस ये नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स जो होते हैं, ये आपके कोई भी फॉरेक्स डीलिंग्स जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है और जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आप कर रहे हैं, उसके अंदर नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स का होना मैंडेटरी ही है। तो इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनाने का भी कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि ये अराउंड 2-3 मिनट की मुश्किल से डिस्कशन है। तो उसका इन नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स का बायर्स क्रेडिट वाली जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको समझानी है, उसके अंदर इनका रोल भी है। तो मेरे को इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना जरूरी भी आपका, कि आपको चले पता लग जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायर्स क्रेडिट की मेथोडोलॉजी क्या थी, कैसे ये काम करता था, क्या इसका प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या था इसका, प्री नीरव मोदी स्कैम, नीरव मोदी का स्कैम होने से पहले बायर्स क्रेडिट का क्या क्या मेथड था करने का। पहले तो ये स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे कि नीरव मोदी का स्कैम की डिटेल्स, कि उसने कहाँ कहाँ स्कैम किया, किस किस जगह पे गलती हुई, किस किस की गलती थी, वो सारा नीरव मोदी का स्कैम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्कैम हुआ। और उसके बाद नीरव मोदी का जो स्कैम हो गया, उसके बाद उस स्कैम का बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आया, क्या क्या गाइडलाइंस आई, क्या क्या नोटिस आए, वो सारे हम स्टडी करेंगे आरबीआई की तरफ से भी, या जो जो भी बैंकिंग के इंटरनल जो प्रैक्टिकल मैंने देखा था कि क्या क्या हैपनिंग हो रही थी उसके बाद, स्कैम के बाद, वो स्टडी करेंगे। एक इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, जो ये स्कैम हुआ था नीरव मोदी का, उस स्कैम का एक पार्ट था स्विफ्ट स्विफ्ट डिटेल्स में एक गलती होने का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बट आज जो है मैं इसकी आपको लाइन लिखवा के छोड़ दूंगा कि स्विफ्ट डिटेल्स में क्या दिक्कत हुई थी या क्या नहीं हुआ था। बट जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्विफ्ट है बैंकिंग का, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में वैसे भी जानना सबके लिए जरूरी है कि ये स्विफ्ट क्या होता है। इसके ये कभी कभी हर एक लोग पर्सन को नहीं पता होता, खासकर क्रेडिट मैनेजर को। हाँ, हालांकि जो ट्रेड फाइनेंस में डेडिकेटेड प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेशंस प्रोफाइल या उसके सेल्स प्रोफाइल ट्रेड फाइनेंस की यानी फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंस की हैंडल कर रहे हैं, उनको तो ये मीनिंग पूरा पूरा क्लियर होता है। बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर स्विफ्ट के का होल कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा कि ये स्विफ्ट क्या चीज होती है,
थोड़ा सा ब्रीफ मीनिंग, जब मैं नीरव मोदी का स्कैम आपको समझाऊंगा तो इसका एक ब्रीफ मीनिंग मैं आपको क्लियर करवा दूंगा जरूर आज। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि न्यू एंड अपडेटेड प्रोसेस क्या है बायस क्रेडिट का आफ्टर नीरव मोदी स्कैम। ये स्कैम होने के बाद आज की डेट में हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बायस क्रेडिट के अंदर, लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे और इससे हमारा बायस क्रेडिट का जो होल कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये स्विफ्ट डिटेल्स वाला टॉपिक जो है उसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है स्विफ्ट वाला। एक हम समझेंगे कि बायस क्रेडिट थ्रू गिफ्ट सिटी। देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा बायस क्रेडिट का, जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उस कॉन्सेप्ट में कोई चीज नहीं आएगा। बस एक एडिशनल चीज आपके लिए समझने वाली है कि गिफ्ट सिटी क्या होती है और गिफ्ट सिटी का क्या फंडा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसमें क्या क्या प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। और ये गिफ्ट सिटी मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ये गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में लोकेटेड है अपना गुजरात के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है काइंड ऑफ, तो वो चीज है। तो इसको और इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज्यादा लेंथी ना बन रहा हुआ तो मैं इनके साथ एक नई फैसिलिटी, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन वाली फैसिलिटी, वो भी आपको कवर करवा दूंगा। साथ में बायस क्रेडिट का टेन्योर और उसकी जो प्राइसिंग होती है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करवा दूंगा। आज के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट टॉक करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है सारा बायस क्रेडिट का। आज की क्लास का अपना मोटिव ये है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि नीड क्या है बायस क्रेडिट फैसिलिटी की, हमें क्यों जरूरत पड़ी इस फैसिलिटी की। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको ये इसको समझाना हो तो मैं इसको सिंपल एक लाइन में लिख के समझा सकता हूं आपको कि टू मेक पेमेंट टू एक्सपोर्टर ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो मैंने आपको इस लेक्चर को शुरू करने स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लास्ट तक हम लेक्चर कवर कर रहे थे उसके अंदर मैं आपको क्या लेके चल रहा था कि हम इंडिया में बैठे हैं और हम डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका वाले, राइट। तो अब के सिनेरियो में क्योंकि बायस क्रेडिट फैसिलिटी एक पेमेंट फैसिलिटी है, तो जो बायस क्रेडिट फैसिलिटी के में आपको फुटस्टेप्स आपके चेंज करने पड़ेंगे। अब हम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब हम इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब हम इंपोर्टर हैं और जो अमेरिका वाले बंदे हैं वो एक्सपोर्टर हैं, राइट। अब हम इंपोर्टर हैं, अब हमने माल परचेज करना है, अब हमने माल मंगवाना है बाहर से, और जो बाहर वाला बंदा है जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका में है, तो हमने इसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। हमने इसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, पेमेंट टू बी डन बाय अस। हमने इसको पेमेंट करनी है ड्यू डेट पे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको सारा क्लियर ही है, लास्ट लेक्चर्स में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था हमने। तो जो अभी एक्सपोर्टर है अपना, जो यूएसए में बैठा है एक्सपोर्टर अभी यूएसए में बैठा है, आप इंपोर्टर हैं, आपने माल खरीदना है, उसने बेचना है माल, आपको उसके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं है कि वो माल भेजेगा या नहीं भेजेगा, उसको आप पे ये ट्रस्ट नहीं है कि आप टाइम पे पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपका विश्वास लेने के लिए वो आपसे एलसी की डिमांड भी कर सकता है, जो जिसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका था। वो एलसी की डिमांड भी कर सकता है और कल को वो उस एलसी को यूज करके एलसी डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है, एलसी डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है, राइट। तो वो उस फैसिलिटी को उस तरह से भी यूज कर सकता है, उस एलसी वाली फैसिलिटी को, राइट। बट अगर वो एलसी डिस्काउंटिंग वाला काम नहीं करना चाहता, अगर वो उस तरह से फंड्स नहीं लेना चाहता, तो वो हमको बोलेगा कि आप हमें क्या कीजिए, आप हमें ड्यू डेट पे पेमेंट कीजिए। ड्यू डेट पे आप हमें जो भी आपकी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की पेमेंट टर्म्स डिसाइड हुई है, वो कोई भी हो सकती है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप चाहे 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस रख सकते हैं, आप ऑन प्रेजेंटेशन या ऑन डिमांड ऑन साइट वो पेमेंट टर्म्स रख सकते हैं, 60 डेज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग रख सकते हैं। जो भी पेमेंट टर्म्स आपने रख रही है वो आप अपनी मर्जी से दोनों पार्टीज मिलकर आपस में डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ आप दोनों का ही कंफर्ट है, राइट। तो जो भी डेट आपने डिसाइड करी है, जो भी टाइमलाइन आपने डिसाइड करी कि इस टाइमलाइन तक पेमेंट करनी है, तो जब वो टाइमलाइन यूज करने का टाइम आता है, वो जब ड्यू डेट आती है, तो जब एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ती है, तो जब एक्चुअल पेमेंट करनी है तो कई बार क्या होता है कि इंपोर्टर के पास पैसा नहीं होता। इंपोर्टर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पेमेंट आपको कहां से करूं। तो इस तरह से तो इनका ट्रस्ट टूट जाएगा आपस के अंदर। तो इंपोर्टर क्या करता है कि इंपोर्टर बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व करता है, बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व करता है और रिक्वेस्ट करता है लोन की। वो कहता है कि मेरे पास ड्यू डेट आ गई है, मेरे पास जो मैंने माल मंगवाया था इस बंदे से उसको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी बैंकिंग सेक्टर से रिक्वेस्ट करता है तो कृपया करके आप मुझे लोन दे दीजिए
आप मुझे लोन दे दीजिए, मैं उस लोन को यूज करके इनको पेमेंट कर दूंगा, राइट। तो ये चीज बायर्स क्रेडिट का मीनिंग है कि इसका क्या काम है कि इसको हमने पेमेंट करने के लिए यूज करना है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या समझने वाला पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है कि व्हेन कैन वी अवेल द बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी। हम बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, बायर्स 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 कौन, मतलब इंपोर्टर। बायर कौन होता है, इंपोर्टर। बायर के क्रेडिट में हमने फैसिलिटी दी है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए हमने फैसिलिटी दी है, उसको बायर क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी को हम अवेल क्यों कब कर सकते हैं। देखिए ये फैसिलिटी, एक चीज का ध्यान रखना कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग एडवांस पेमेंट्स। क्या होता है कि जो इंडिया में इंपोर्टर है, जो अमेरिका में एक्सपोर्टर है, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इंपोर्टर जो है 30% इसको एडवांस पेमेंट भेजेगा, उस एडवांस पेमेंट के बेसिस पे ये माल तैयार करेगा, और माल तैयार करने के बाद ये इस माल की शिपमेंट करेगा। शिपमेंट करने के बाद बैलेंस जो 70% पेमेंट है उसके बाद वो इंपोर्टर करेगा। अब इंपोर्टर कह रहा है कि जो 30% की मेरे को एडवांस पेमेंट करनी है उसको, जिसका अभी तक कोई वो नहीं है कि उसका क्या करना है क्या नहीं, माल कब आएगा कब नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इंपोर्टर कह रहा है कि वो 30% जो एडवांस पेमेंट मैंने करनी है, तो कृपया करके बैंक जी मेरे को आप बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी दे दीजिए, आप मेरे को लोन दे दीजिए, आप उस फैसिलिटी के थ्रू इस एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक बोलेगा कि जो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी एडवांस पेमेंट्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करी जा सकती। ये पूरा हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये हमेशा याद रखिए। ये कभी भी फैसिलिटी एडवांस पेमेंट्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो एडवांस पेमेंट तो नहीं हो सकती, तो इस फैसिलिटी को फिर यूज कब करें, व्हेन कैन वी अवेल दिस फैसिलिटी। तो देखिए जो एक्सपोर्टर है, अब एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि सारा वो अपना एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा। एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स, जो सारी शिपमेंट है वो शिपमेंट करवाएगा। जब शिपमेंट करवाएगा तो उसको बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होएगा वहां पे। अब जो बिल ऑफ लेडिंग है उसके साथ उसके जो अदर सेट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लेडिंग है, और साथ में कोई अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, इंश्योरेंस कॉपी है, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको समझाई थी ना कि ये सारी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपोर्टर किसको भेजता है, वो एक्सपोर्टर भेजता होता है इंपोर्टर को। जो डॉक्यूमेंट्स का सेट है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करता है, राइट। तो उसको सेंड करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, कि या तो जो अनसेफ तरीका है, जो सेफ नहीं है तरीका, वो तरीका क्या है कि जो एक्सपोर्टर है उन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को डायरेक्टली सेंड करे, ठीक है, सीधा ही कोरियर कर दे इन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर के पास। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका जो काइंड ऑफ मोर सिक्योर्ड है वो था कि वो डायरेक्टली ना भेजे, अपने बैंक के थ्रू भेजे। जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक को दे दे, जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, और जो भी उनकी टर्म्स होंगी यूजेंस वाली या साइट वाली। अब ये यूजेंस और साइट वाली जो टर्म्स हैं वो चाहे आपने एलसी डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडेड है या नहीं है उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी एलसी भी यूजेंस वाली हो सकती है या साइट वाली हो सकती है। सिमिलरली अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में एलसी को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन वाले जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आपका, वो डॉक्यूमेंट्स भी, वो भी आपके जो क्या है, वो भी आपके या तो साइट वाले हो सकते हैं या यूजर्स वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फिर ब्रॉडली एलसी का पार्ट डिवाइड नहीं किया, इसके अंदर हमने कहा कि चाहे एलसी है चाहे नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो यूजर्स वाले हो सकते हैं या साइट वाले डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो जैसे भी जो भी कोई डॉक्यूमेंट हो, फॉर एग्जांपल, तो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी एडवांस पेमेंट के लिए तो नहीं यूज हो सकती, ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी जो ये बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के लिए क्या करना है, हमने क्या करना है कि देखिए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया। अब उसने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया तो क्या हुआ, वो हो गया हमारा प्रूफ ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स। हमारे पास प्रूफ आ गया ना कि शिपमेंट ऑफ गुड्स कर दिया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल ऑफ लेडिंग भी तो भेजेगा ना। तो आपके नॉलेज के लिए क्या होगा कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, जब तक हमारे पास प्रूफ ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तब तक इस फैसिलिटी को अवेल नहीं किया जा सकता। तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए गुड्स का शिपमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये मैंडेटरी प्रोसेस है, राइट। तो अब मान लीजिए उसने आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो मिस्टर ए हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्टर है, उनको वो डायरेक्टली कोरियर कर दिए उनके घर के एड्रेस पे, फॉर एग्जांपल उनको ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। बैंक को सबमिट करेगा और बैंक क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगा, इनकी जेन्युइनिटी चेक करेगा,
और जेन्युइनिटी चेक करने के बाद आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को ये फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी चाहिए बायर्स क्रेडिट की, तो वो आपको बायर्स क्रेडिट की लोन फैसिलिटी ग्रांट कर देगा। बायर्स क्रेडिट की जो लोन फैसिलिटी है वो आपको ग्रांट कर देगा। ये हो गया डायरेक्ट में कि इस केस में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास सीधा आए तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। अब अगर ये डॉक्यूमेंट सीधा नहीं आए तो थ्रू बैंक आए, तो इसके अंदर आपका रोल ये खत्म हो जाएगा कि पहले आपके पास डॉक्यूमेंट आए थे फिर आप बैंक पहुंचे थे। इसके अंदर क्या था कि बैंक टू बैंक डिस्कशन होगा, जैसे यहाँ पे बैंक है इसका और ये आपका बैंक है, तो ये बैंक इस बैंक को डॉक्यूमेंट भेजेगा। अब ये यूजर्स वाले भी हो सकते हैं, साइट वाले भी हो सकते हैं। अगर साइट वाले डॉक्यूमेंट आए तो ये बैंक डॉक्यूमेंट्स आपको रिलीज करने से पहले उसको करने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी इस बैंक को। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब साइट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें पेमेंट करनी है, प्रेजेंटेशन हो गई है, ठीक है डॉक्यूमेंट्स की, तो आप बताइए कि पेमेंट आप कर रहे आप पेमेंट कीजिए, मतलब बताइए कि आप बोले, बैंक बोलेगा कि ए को कि आप पेमेंट करिए इसको। ए बोलेगा कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप मेरे को लोन फैसिलिटी दीजिए, ठीक है। तो बैंक बोलेगा कि हम आपको बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं, तो वो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू इनको पेमेंट करा देगा, राइट। अगर यूजर्स वाले डॉक्यूमेंट है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देगा, तो जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे बैंक आपको बोलेगा कि भाई पैसे दीजिए, पैसे पेमेंट करनी है भाई इनको, तो आप बोलेंगे मेरे पास पैसे है नहीं, मेरे को लोन चाहिए पैसे देने के लिए बदले, तो फिर बैंक क्या करेगा, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी यूज करेगा और उनको पेमेंट आगे कर देगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक क्वेश्चन हमारे लिए समझना ये जरूरी है। क्या क्वेश्चन समझना हमने कि देखिए मिस्टर ए ने पेमेंट करनी है, मिस्टर ए ने पेमेंट करनी है आगे, तो मिस्टर ए अपना कैश क्रेडिट से पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, कैश क्रेडिट से पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, जो कैश क्रेडिट लिमिट अकाउंट उसका ओपन हुआ है उस लिमिट अकाउंट से पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लिमिट अकाउंट किसमें मेंटेन होता है, आईएनआर में, वो मेंटेन होता है इंडियन रुपीज में, राइट, वो इंडियन रुपीज में मेंटेन होता है। जो इंडियन रुपीज हमारी इंडिया की करेंसी है, तो इंडिया की करेंसी में जो इंडिया में ब्याज दर चलती है वो जैसे 7 to 8% टू या 8 to 9% के करीब इतनी ब्याज दर चल रही है। जो बायर्स क्रेडिट की फंडिंग है, जो बायर्स क्रेडिट की फंडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये फंडिंग है फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी की फंडिंग है, राइट, फॉरेन करेंसी की फंडिंग हो गई। तो जैसे इंडिया ने अगर अपना मिस्टर ए ने इसको पेमेंट करनी है तो इसको मान लो 50,000, देखिए अगर ये बंदा अमेरिका में बैठा है, ये तो बंदा डॉलर्स में पेमेंट लेगा ना, इसको रुपीज से क्या मतलब हुआ, ये तो डॉलर्स में पेमेंट लेगा, तो 50,000 डॉलर्स की पेमेंट करनी है। तो ये फॉरेन करेंसी में इसको जो लोन चाहिए वो लोन फॉरेन करेंसी में चाहिए, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जो भी लोन आप फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे उसके ऊपर इंडिया के जो ब्याज के रेट हैं वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होते। इनके ऊपर जो लंदन इंटर बैंकिंग रेट है, लाइबर प्लस कुछ समथिंग मार्जिन जो बैंक्स रखते हैं, अपना जो मार्जिन रखते हैं वो लाइबर प्लस मार्जिन का रेट एप्लीकेबल होता है, तो बहुत अकॉर्डिंगली सस्ता पड़ता है। जो भी लाइबर का स्टैंडर्ड रेट चल रहा होगा, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लाइबर के ऊपर कि लंदन इंटरबैंक रेट क्या होता है। लाइबर का जो रेट चल रहा होगा उसके ऊपर जो बैंक्स का मार्जिन होगा, फॉर एग्जांपल 2.5% मार्जिन है बैंक्स का, तो वो ऐड हो जाएगा। जब अगर मान लो लाइबर 3% चल रहा है और उसके ऊपर 2.5% का मार्जिन है, तो ये 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको ये फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जो आपको कैश क्रेडिट में 8 से 9% ब्याज पड़ना था, यहाँ पे 5.5% में ब्याज पड़ेगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी में आप लोन लेते हैं, फॉरेन करेंसी में लोन्स लेते हैं आप हमेशा, वो हमेशा आपको लो कॉस्ट पे पड़ते हैं, उनकी जो कॉस्ट है हमेशा लोअर साइड पे होती है, राइट, लो कॉस्ट होती है उनकी। तो इस वजह से वो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी यूज करके इसको पेमेंट करना चाहेगा एक्सपोर्टर को, ठीक है, तो वो अपनी डोमेस्टिक फंडिंग से इसको पेमेंट नहीं करना चाहेगा बायर्स क्रेडिट के लिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या समझने वाला है आपके लिए, नेक्स्ट ये पॉइंट समझने वाला है कि जो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी आपको अवेल करनी है, बायर्स क्रेडिट, अब एक पॉइंट तो क्लियर होगा कि हम बायर्स क्रेडिट से ही पेमेंट क्यों करेंगे। हम पेमेंट बायर्स क्रेडिट से इसलिए करेंगे क्योंकि ये बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी अपने को सस्ती पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी कोई बैंक आपको चलते चलते ही ऐसे ही दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। बैंक कोई भी आपको बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी ऐसे ही नहीं देगा। आप मिस्टर ए हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बैठे हैं, आपको बायर्स क्रेडिट वाली फैसिलिटी चाहिए अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के लिए, बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए। तो बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी के लिए आप अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, आप अपने बैंक को अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच किया, आप अपने बैंक को अप्रोच करेंगे कि भाई साहब मुझे
बायस क्रेडिट फैसिलिटी दीजिए मेरे को, इस बंदे को अमेरिका में मिस्टर डेविड को पेमेंट करनी है, मिस्टर डेविड को पेमेंट करनी है अमेरिका में, तो मेरे को बायस क्रेडिट फैसिलिटी दीजिए। तो आईसीआईसीआई बैंक तो रिस्क पे आ जाएगा ना, अगर पेमेंट इसको रिलीज कर देगा तो कल को आईसीआईसीआई बैंक को तो पैसे आपसे ही लेने हैं, इसको तो पैसे आपसे ही लेने हैं ना, तो इसको आपकी क्रेडिट वर्थीनेस यानी कि आपकी नेटवर्थ हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गया, या आपकी कैपेबिलिटी हो गया, इसकी सारी डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ेगी, इसकी सारी डिटेल्ड असेसमेंट इसको आईसीआईसीआई बैंक को करनी पड़ेगी, और पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेगा, आपके पूरा बैकग्राउंड चेक करेगा, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सजेस करेगा, आपकी इनकम डिटेल्स चेक करेगा, कोई उसको कहीं पे भी वहम लगेगा, कोई डर लगेगा आपको, वो आपसे सारे वहम डिस्कस करेगा अपने, और साथ ही साथ आपसे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की डिमांड भी करेगा कि इन केस अगर आप फ्यूचर में डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप फ्यूचर में हमें पेमेंट नहीं कर पाते, हमने तो इसको पेमेंट कर दी, आप पेमेंट हमें नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेच के अपने ड्यूज को रिकवर कर लेंगे, अपने ड्यूज को रिकवर कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, राइट। तो बायस क्रेडिट फैसिलिटी ऐसे भी नहीं है कि आपको जलते जलते बोल दिया कि भाई बायस क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसे नहीं कोई होती, वो पूरी असेसमेंट के साथ प्रॉपरली बैंक देता है और पूरा सोच समझ के देता है कि आप उसके काबिल है भी या नहीं है, राइट। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट क्या है कि हमने एक छोटा सा बायस क्रेडिट फैसिलिटी की जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड्स है इसको काम करने का, उसको डिस्कस करने से पहले हमने एक कंसेप्ट नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स का डिस्कस करना है। तो एक मैं आपको वैसे एक चीज कह देता हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ कि जो ये लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और अगर मैं शॉर्टकट लगाऊंगा तो आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जरूरी है कि डिटेलिंग पूरी रहे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी बन जाए। चाहे आप इस लेक्चर को आधा आधा घंटा करके 2 पार्ट्स में सुन लेना, तो तब भी कोई इशू नहीं है, बट लेक्चर थोड़ा सा मेरे को डिटेलिंग में ही समझाना अच्छा लगता है। तो अब समझते हैं कि नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या चीज होती हैं। देखिए सिंपल है बहुत, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। अब देखिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक के पास, मिस्टर ए का अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक के पास। आईसीआईसीआई बैंक क्या है, एक कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक एक क्या है, कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में भी तो रजिस्टर्ड होती है ना ये, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड नाम है, और ये बैंकिंग जो आरबीआई के स्पेशल बैंकिंग रेगुलेशन है उसके अंदर भी रजिस्टर्ड होती है, तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मेरे कहने का मोटा मोटा मतलब ये है। तो मिस्टर ए का आईसीआईसीआई बैंक के पास अकाउंट है, राइट। ये हो गया मिस्टर ए इंडिविजुअल, ठीक है, इसका आईसीआईसीआई बैंक के पास अकाउंट हो गया, तो ये इंडिविजुअल है। अब नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि हम बोलते हैं अवर अकाउंट विद यू, या अवर की जगह माई अकाउंट विद यू। अब मान लीजिए मिस्टर ए का आईसीआईसीआई बैंक के पास अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अकाउंट नंबर है। तो काइंड ऑफ ये, अब देखिए ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है नोस्ट्रो अकाउंट का, पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब मिस्टर ए बोलेगा कि माई अकाउंट विद यू, माई अकाउंट विद यू, विच अकाउंट, दिस वन। इसको क्या बोलेंगे फिर हम, मिस्टर ए इसको क्या बोलेगा, नोस्ट्रो अकाउंट, मिस्टर ए क्या बोलेगा इसको, नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो ये ट्रांजैक्शन है ये तो इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, या इसमें मान लो फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड भी हो, कोई कॉर्पोरेट हो, एबीसी लिमिटेड हो, कोई कॉर्पोरेट हो, तो तब भी सेम मीनिंग ही रहेगा। उन अकाउंट्स को हम नॉर्मल अपने अकाउंट्स बोलते हैं, उनको नोस्ट्रो वोस्ट्रो वर्ड्स उनके लिए यूज नहीं करते। अब दूसरा केस आ गया, अब मान लीजिए एक्सिस बैंक है, अब मान लीजिए एक्सिस बैंक है, देखिए एक्सिस बैंक भी क्या है, कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है एक्सिस बैंक, राइट। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जिस तरह से मिस्टर ए आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है, उसी तरह आईसीआईसीआई बैंक भी एक्सिस बैंक में अपना एक अकाउंट खोल सकता है, उसी तरह आईसीआईसीआई बैंक भी एक्सिस बैंक में अकाउंट मेंटेन कर सकता है, राइट। तो बैंक इंटरबैंक एक दूसरे के साथ अकाउंट्स एक दूसरे के साथ मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर
ये अब ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें मैं मिस्टर ए को बाहर निकाल देता हूं, मिस्टर ए को मैं बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। मिस्टर ए को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये ट्रांजैक्शन किस में रह गई, बैंक्स के अंदर रह गई, बैंकिंग के अंदर रह गई, जो अकाउंट्स वाली प्रोसेस है। सिमिलरली जो एक्सिस बैंक है इसका अकाउंट आईसीआईसीआई के पास भी हो सकता है, राइट। तो ये होगी इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये भी डोमेस्टिक है, इंडिया में है, ये भी इंडिया में लोकेटेड है। अगर ये दोनों इंडिया में लोकेटेड है तो ये दोनों के जो आपस में अकाउंट है इनका कोई अलग से नाम नहीं है, अकाउंट मेंटेन्ड है, ठीक है। आईसीआईसी का एक्सिस में अकाउंट है, एक्सिस का आईसीआईसी में अकाउंट है। बट अगर मैं एक इसमें वर्ड चेंज कर दूं, अब अगर मैं इसमें एक वर्ड चेंज कर दूं, इसमें मैं लिख दूं कि ये एक्सिस बैंक जो है वो अमेरिका में है, एक्सिस बैंक की अमेरिका के अंदर ब्रांच है, या आप इसको एक्सिस बैंक समझ लो, या आप ये समझ लो कि अमेरिका के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका है, या कोई भी बैंक जिसकी आउट ऑफ इंडियन बॉर्डर ऑफ ओवरसीज ब्रांच है, मतलब ओवरसीज ब्रांच है जो, या ओवरसीज बैंक है जो। एक्सिस बैंक की जो अमेरिका में ब्रांच होगी उसको हम ओवरसीज बैंक ही बोलेंगे, राइट। तो अब अगर आईसीआईसीआई बैंक का एक्सिस बैंक में अमेरिका में कोई अकाउंट मेंटेन्ड है, उसको हम बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, उसको हम बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये कौन बोल रहा है नोस्ट्रो अकाउंट, ये बोल रहा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा कि भाई ये मेरा नोस्ट्रो अकाउंट आपके पास है, मेरा ये नोस्ट्रो अकाउंट आपके पास है। अब अगर एक्सिस बैंक ने भी, एक्सिस बैंक अमेरिका में है, एक्सिस बैंक ने भी आईसीआईसीआई बैंक के पास इंडिया में एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक उसको क्या बोलेगा। मैं देखिए आप किसके फुटस्टेप से सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के फुटस्टेप से, आप सोच रहे हैं कि मैं आईसीआईसीआई बैंक को, आप एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। अब आईसीआईसीआई बैंक का जो एक्सिस में अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलेगा कि ये मेरा नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। तो जो एक्सिस का अकाउंट आईसीआईसीआई के पास है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आपका मेरे पास वोस्ट्रो अकाउंट है, राइट। आपका मेरे पास वोस्ट्रो अकाउंट है, वोस्ट्रो अकाउंट है, खाता है वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो ये भी कौन बोल रहा है, ये भी कौन बोल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है। अब मान लीजिए जो एक्सिस का आईसीआईसीआई के पास अकाउंट है, इसका नंबर है 345, ठीक है। ये जो अकाउंट इसका यहाँ पे मेंटेन्ड है, इसका नंबर है 123। अगर तो हम आईसीआईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, तब तो हम बोलेंगे कि जो ये 123 है, ये नोस्ट्रो अकाउंट है, माई अकाउंट विद यू, माई अकाउंट विद यू, ये आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है ना, आईसीआईसीआई बैंक माई अकाउंट विद यू, तो ये 123 क्या है, नोस्ट्रो अकाउंट। तो फिर आईसीआईसीआई बैंक जो 345 वाला अकाउंट है, जो योर अकाउंट विद अस, योर अकाउंट विद अस, तो आपका अकाउंट हमारे पास, उसको बोलेगा ये वोस्ट्रो अकाउंट। ये चीज उल्टी हो जाएगी एक्सिस बैंक के फुटस्टेप से। अगर आप एक्सिस बैंक के फुटस्टेप्स में आ गए, अब मान लीजिए आप एक्सिस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो एक्सिस बैंक बोलेगा योर अकाउंट विद अस, कौन सा अकाउंट है, 123, योर अकाउंट विद अस, ये है वोस्ट्रो अकाउंट। अवर अकाउंट विद यू, ये कौन सा है, 345, ये नोस्ट्रो, मतलब उसके फुटस्टेप से ये वर्ड उल्टा हो जाएगा। पर कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है कि नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो एक जस्ट टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं नाम को। सिंपल कंसेप्ट ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सिस बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, और एक्सिस बैंक ने आईसीआईसीआई में खोला हुआ है, और ये इंडिया में लोकेटेड है, ये अमेरिका में लोकेटेड है। कल को अमेरिका में, कल को कोई फंड्स किसी को चाहिए आईसीआईसीआई बैंक को, अगर आईसीआईसीआई बैंक को अमेरिका में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, जिसके अंदर उसको एक्सिस बैंक कोई हेल्प कर रहा है, एक्सिस बैंक कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में ट्रांजैक्शन करनी है, या फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका में अपना इंपोर्टर है, अमेरिका में कोई इंपोर्टर बंदा है, उसको जो इंडिया में एक्सपोर्टर है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट करनी है, जिसका एक्सपोर्टर का अकाउंट कहाँ पे है, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। तो वो इंपोर्टर क्या बोलेगा अपने एक्सिस बैंक को कि भाई मेरे को आईसीआईसीआई बैंक को पैसे भेजने हैं। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, जो उसका वहां पे आईसीआईसीआई बैंक के पास अकाउंट है, उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे के, तो ये अकाउंट एक दूसरे के बीच में ओपन किए जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ ऑपरेट ये इस तरह से चलते रहते हैं। इनको सिंपल नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट मीन्स माई अकाउंट विद यू, वोस्ट्रो अकाउंट मीन्स योर अकाउंट विद अस।
ठीक है, तो अब हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं। अब हमने समझना है कि बायर्स क्रेडिट की मेथोडोलॉजी क्या है प्रायर टू नीरव मोदी स्कैम, कि ये मेथड कैसे वर्क करता है बायर्स क्रेडिट वाला। अब आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, तो आप पूरा फोकस रखना अपना इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब देखिए ट्रांजेक्शन क्या है कि मिस्टर ए जो हमारा बंदा इंपोर्टर है वो इंडिया में बैठा है, मिस्टर बी जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका में बैठा है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से माल मंगवाया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से माल मंगवाया। आप सुनते जाइए ध्यान से कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से माल मंगवाया और मिस्टर बी मिस्टर ए को बोल रहे हैं कि मैंने माल आपको डिस्पैच कर दिया है, अब आपको मेरे माल की ऑन प्रेजेंटेशन या जो भी टर्म्स है उनकी उनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या क्या करेगा, देखिए उसको लोन चाहिए। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में समझाया था कि जो बायर्स क्रेडिट है, जो बायर्स क्रेडिट है इसकी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, फॉरेन करेंसी में मिलता है, ये फॉरेन करेंसी में मिलता है। ठीक है, बायर्स क्रेडिट किस में मिलता है, फॉरेन करेंसी में मिलता है। अब जब फॉरेन करेंसी में इसको लोन चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे क्या है कि मिस्टर ए क्या करे, मिस्टर ए अप्रोच करे ओवरसीज बैंक को, अप्रोच करे ओवरसीज बैंक को। ये ओवरसीज बैंक मिस्टर बी का बैंक होना हो ये जरूरी नहीं है, ये मिस्टर बी का अपना बैंक कोई और हो सकता है। मैं तो सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इसने ओवरसीज बैंक को ये अप्रोच करे। ओवरसीज बैंक मतलब जो अमेरिका में बैंक है, जो बाहर फॉरेन कंट्री का बैंक है, उसको अप्रोच करे, उसको बोले कि मेरे को ये फैसिलिटी लोन फैसिलिटी चाहिए, लोन फैसिलिटी चाहिए। ओवरसीज बैंक इसको अजेस्ट करे, अगर ये लायक लगता है इस चीज के, कुछ ऑफर करता है कोलेक्ट्रल वगैरह, ओके करे और ओके करेगा। और क्या करेगा, जो फॉरेन करेंसी की जो पेमेंट है, जो फॉरेन करेंसी में जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 डॉलर्स की जो पेमेंट है वो क्या करे, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दे। ये सिंपल बायर्स क्रेडिट का प्रोसेस हो गया, ये सबसे सिंपल बायर्स क्रेडिट का प्रोसेस हो गया। इसमें इंडियन बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं किया हमने, इसमें इंडियन बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्टली ओवरसीज बैंक को अप्रोच किया, उससे बात करी, उसको बोला कि हमें ये फंडिंग चाहिए, उसने ओवरसीज बैंक ने फंडिंग सैंक्शन करी और फंडिंग उठा के मिस्टर बी को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मिस्टर बी खुश हो गया कि उसको पेमेंट मिल गई और आपने अब ड्यू डेट पे ओवरसीज बैंक को पेमेंट करनी है। अब देखिए ये चीजें जो मैंने आपको लिखी हैं, ये चीजें ओवरसीज बैंक को अप्रोच करना, उनको कन्विंस करना, उनसे फंडिंग जनरेट करना, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मतलब ना के बराबर चांस है कि आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि ओवरसीज बैंक आपको जानता नहीं है ना, आप इतनी पहुंच रखते हैं कि वहां पे जाके कुछ ऑफर कर सके, या तो आप बहुत बड़े कोई रिच क्लास पर्सन है कि आपकी इतनी अप्रोच है कि आप जो वहां से फंडिंग ले पा रहे हैं ओवरसीज बैंक के पास। उस तरह का ट्रांजैक्शन तो 95% लोगों में तो नहीं होता, इतनी कैपेबिलिटी तो 95 का 97 98% लोगों में तो नहीं होती। मे बी मेरे को अब इतना प्रैक्टिकल आइडिया तो नहीं है कि मे बी जो रिलायंस जैसी कंपनीज है या जो बड़ी कंपनीज है, मे बी वो तो डायरेक्टली ओवरसीज ब्रांचेस से ही फंडिंग लेती होंगी अपनी, राइट। तो ये अप्रोच जो है, फर्स्ट अप्रोच जो है कि आप डायरेक्टली इसके थ्रू काम करें या बीच में आप कोई एजेंट डालें, एजेंट आपको ये करवा के दे, ये ट्रांजेक्शन्स बहुत ही ज्यादा कम्बरसम, रिस्की और ये ना समझ में आने वाली ट्रांजेक्शन है। बहुत कम चांसेस है जी कि ये थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। अब अगर ये नहीं हो सकता, अगर ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकता, तो फिर अपने पास सेकंड ऑप्शन क्या है, तो हम अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या करें, देखिए सेकंड ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसको रेस कर दो पहले। अब हम सेकंड ऑप्शन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने इंडियन बैंक को बीच में डालेंगे, इंडियन बैंक को बीच में डालेंगे, इसको इन्वॉल्व करेंगे, इंडियन बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। उसको बोलेंगे कि भाई साहब मैं एक इंपोर्टर हूँ, मैं एक जेन्युइन इंपोर्टर हूँ, सच्चा सुच्चा आदमी हूँ, बहुत रेप्यूटेड आदमी हूँ, ये एक्सपोर्टर है, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसने मेरे को माल भेजना है, मेरे को इसके बदले में इसको पेमेंट करनी है, जो भी मेरी पेमेंट टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पेमेंट करनी है मेरे को, मैं कैश क्रेडिट लिमिट को यूज नहीं करना चाहता क्योंकि उसके अंदर मेरे को 8-9% आप ब्याज लगेगा, मैं सस्ती फंडिंग यूज करना चाहता हूँ, मैं अपनी कॉस्ट सेविंग करना चाहता हूँ। तो मैं बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी जो फॉरेन करेंसी में मिलती है, उस बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी को मैं यूज करना चाहता हूँ, आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरे को बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी यहां से दिलवाने में मदद कीजिए।
आप मेरे को बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ से ओवरसीज बैंक से दिलवाने में मदद कीजिए। मैं इनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए ये फैसिलिटी को अवेल करवाने के लिए। देखिए प्रोसेस वर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ये कह रहा है कि मैंने फंडिंग ओवरसीज बैंक से लेनी है। लोन कौन दे रहा है? लोन ग्रांटर कौन है? ओवरसीज बैंक ही है। लोन ग्रांट कौन कर रहा है? ओवरसीज बैंक कर रहा है। यानी कि ये जो लेंडर है, लेंडर को बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी में लेंडर ये है और बोरोवर तो अपना यही है बंदा, मिस्टर ए। बोरोवर ये है, लेंडर ये है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप कृपया करके मेरे को इस बैंक से, ओवरसीज बैंक से फंडिंग दिलवाने में मदद कीजिए। तो इंडियन बैंक कहता है कि आपकी बात ठीक है, हम आपको जानते हैं, हम आपकी पूरी ड्यू डिलीजेंस करेंगे, पूरी ड्यू डिलीजेंस करेंगे, आपसे हम सिक्योरिटी भी रखेंगे, आपसे हम सिक्योरिटी भी रखेंगे, ठीक है। तो हम आपके बिहाफ पे ओवरसीज बैंक के साथ बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया कि आपके बिहाफ पे हम ओवरसीज बैंक के साथ बात करते हैं। तो इंडियन बैंक उसको पूछेगा, मिस्टर ए को, कि भाई आपको पेमेंट कब चाहिए, पेमेंट कब करनी है आपको? वो बोल रहा है कि सर 90 दिन के बाद पेमेंट करनी है। तो फिर क्या होएगा कि जो इंडियन बैंक है वो ओवरसीज बैंक के पास जाएगा, ओवरसीज बैंक के पास जाएगा और उनसे रेट की कोटेशंस लेगा, कोटेशंस लेगा कि भाई 90 दिन बाद हमने 50,000 जो $50,000 है उनकी पेमेंट करनी है। कृपया करके आप हमें रेट, जो चार्जेस क्या लेंगे, रेट क्या लेंगे, वो सारी कोटेशंस को हमें कंफर्म करिए। तो ओवरसीज बैंक, क्योंकि इंडियन बैंक को तो वो जानता ही है, वो इन सारी चीजों को यहाँ पे क्या करेगा, इनको कंफर्म बैक करेगा, वो इनको कंफर्म बैक करेगा, कंफर्म बैक करेगा कि भाई ये रेट है, ये कोटेशन है, ये चार्जेस है, ये रेट लगेगा, सब कुछ सारा कुछ बता देगा। इंडियन बैंक किसको बताएगा? मिस्टर ए को। रिटर्न में, रिटर्न में इसको कोटेशंस देगा कि ये कोटेशंस के ऊपर आपको बायर्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे देगा, वो बोल देगा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, राइट। वो मिस्टर ए क्या बोलेगा कि मुझे ये कोटेशंस मंजूर है, आप कृपया करके इसको प्रोसेस कीजिए, ठीक है। तो जब ये कोटेशंस फाइनल हो गई, इनकी आपस में ये डीलिंग फाइनल हो गई, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, देखिए पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि थोड़ा सा साफ साफ रहे और आपको ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी और आसानी से क्लियर हो जाए। कोटेशंस हो गया, ठीक है। तो अब कोटेशंस फाइनल कर दी, मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस दे दी कि भाई मैं तैयार हूं, आप फंडिंग मेरी प्रोसेस करवाइए। अब इंडियन बैंक क्या करेगा, इंडियन बैंक ने इसको लोन सैंक्शन कर दिया। इंडियन बैंक क्या करेगा, लोन सैंक्शन करेगा, लोन सैंक्शन करेगा, लोन सैंक्शन क्या करेगा कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी हमने दी है इसको, लोन सैंक्शन किस नाम से करेगा, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, बायर्स क्रेडिट, ये लोन इसको वो सैंक्शन करेगा इंडियन बैंक, और इसके बदले में पूरी सिक्योरिटी वगैरह लेके अपने आप को फुली सिक्योर कर लेगा, अपने आप को फुली सिक्योर कर लेगा इंडियन बैंक। तो फिर इंडियन बैंक उसके बाद क्या करेगा, इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक को बोलेगा कि भाई आप मिस्टर ए को लोन दे दीजिए, आप मिस्टर ए को, देखिए आप मिस्टर ए को लोन दे दीजिए। किसको लोन कौन ले रहा है, मिस्टर ए ही ले रहा है, और लोन दे कौन रहा है, ओवरसीज बैंक दे रहा है। वो बोलेगा आप मिस्टर ए को लोन दे दीजिए। तो ओवरसीज बैंक बोलेगा कि भाई साहब ये क्या बात हुई, आपने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, आपने तो ये प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ से रखवा ली मिस्टर ए से, आप तो फुली सिक्योर होके बैठ गए हैं, आप वहां पे लोकल जानते हैं, आपने मेरे को वर्ड्स बोल दिए कि भाई इसको इसको लोन दे दीजिए। मैं इसको लोन क्यों दूं, ये मेरा क्या लगता है, मैं इसको क्यों जानता हूँ, या मेरे पास क्या सिक्योरिटी है, मैं इसको लोन किस बिहाफ पे दूं? तो मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, मेरे को भी तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो फिर इंडियन बैंक ने सोचा कि इनको ओवरसीज बैंक को क्या गारंटी दी जाए, क्या इनको कंफर्ट दिया जाए जिसके बेसिस पे ये हमारी बात पे मान ले और ये समझ ले कि हम ये बंदा लोन लेने के लायक है। तो इंडियन बैंक क्या करेगा, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडियन बैंक क्या करेगा, वो इसको देगा लेटर ऑफ, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या इसको लेटर ऑफ कंफर्ट बोल देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LOC, LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और LOC,
लेटर ऑफ कंफर्ट। देखिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट तो मैंने लेक्चर में आपको समझाया था, वो तो चिट्ठा होता है 4-5 पेज का, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इनके मैचिंग करेंगे, ये शिपमेंट रेट होना चाहिए, ये वो, उसमें सारी मतलब पूरा यूसीपीडीसी और जो यूनिफॉर्म कस्टम गाइडलाइंस हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो उनको गवर्न करती हैं। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट, ये वो चीज़ नहीं है, वो इस तरह से वो रेगुलेटेड नहीं है। अब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट क्या बोलती हैं, इसके अंदर इंडियन बैंक क्या कंफर्म करता है, ये कहता है ओवरसीज बैंक को, देखिए ये ओवरसीज बैंक को बोल रहा है कि आप मिस्टर ए को लोन दीजिए, आप मिस्टर ए को लोन दीजिए, कल को मिस्टर ए अगर डिफॉल्ट कर गया, मिस्टर ए अगर आपको कल को पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट करेंगे, वी विल मेक द पेमेंट, वी विल मेक द पेमेंट। ये वो लेटर ऑफ कंफर्ट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, वो ये चीज कंफर्म कर देगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर लेटर ऑफ क्रेडिट में भी तो यही चीज होती थी, उसमें भी तो यही बोलते थे कि कल को पेमेंट नहीं करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? यार लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रेगुलेटेड चीज है, उसके अंदर वो जब वो एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भेजता है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स सारे सेंड करने पड़ते हैं। मैंने सारा फॉर्मेट दिखाया था ना वो लेटर ऑफ क्रेडिट का, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, क्या क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगी, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंडर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रेगुलेटेड गाइडलाइंस गवर्न करती हैं। पर जो एलओयू या लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्ट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये 1-2 पेज का ही फॉर्मेट होता है। इसके अंदर बस ये ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये ट्रांजेक्शन हो रही है और ये ड्यू डेट है, ये आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और इसके अंदर अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट करेंगे। ये काइंड ऑफ एक है तो ये गारंटी, पर लेटर ऑफ क्रेडिट तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस आ गया, गवर्निंग प्रोसेस आ गया, रेगुलेटेड चीज आ गई, और उसके अंदर तो ट्रांजैक्शन ही पूरी लिखी होती है। इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन थोड़ी लिखी है कि ये इसके अंदर फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी लगा के भेजेगा, ये बिल ऑफ लीडिंग की 3 कॉपीज भेजेगा, ये इनवॉइस की 3 कॉपीज भेजेगा, ऐसे थोड़ी लिखा होता है। वो तो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा होता है, इसके अंदर ये चीजें नहीं होती। ये तो 1-2 पेज का फॉर्मेट है, सिंपल गारंटी है कि आप हमारे कहने पे इस बंदे को मिस्टर ए को लोन दीजिए, कल को ये पेमेंट नहीं करेगा तो हम आपको पेमेंट करेंगे। ये तो सिंपल ये डॉक्यूमेंट इस चीज को वेट करता है, राइट। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट उसको मिला, जैसे ही उसको ओवरसीज बैंक को ये डॉक्यूमेंट मिला, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ओवरसीज बैंक को मिला, तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो कंफर्टेबल होगी कि यार ठीक है, इंडियन बैंक है, रेप्यूटेड बैंक है, उसने एलओयू और एलओसी इशू करके दिया है, उसने गारंटी दी है कि अगर मिस्टर ए कल को पैसे वापस नहीं करेगा तो पैसे वो वापस करेंगे। तो अब आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेंडर कौन है? ओवरसीज बैंक, और बोरोवर कौन है? मिस्टर ए। तो फिर ओवरसीज बैंक मिस्टर इंडियन बैंक की एलओयू या एलओसी के कंफर्ट के बेस पे क्या करेगा? जो $50,000 है, $50,000 हैं, वो इंडियन बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है, जो नोस्ट्रो अकाउंट है, यानी कि इंडियन बैंक का जो ओवरसीज बैंक के पास जो भी अकाउंट है फॉरेन में उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, उसके अंदर ये पैसे ट्रांसफर कर देगा नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर, इंडियन बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा पैसे। अब इंडियन बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पैसे आ गए, इंडियन बैंक के पास पैसे आ गए $50,000। अब ये $50,000 फंड किसने करे? ओवरसीज बैंक ने। तो इंडियन बैंक क्या करेगा? इन नोस्ट्रो अकाउंट से अपनी डेबिट एंट्री लगा के मिस्टर बी को पेमेंट कर देगा, मिस्टर बी को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो पेमेंट हो गई तो ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई और बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी लग गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई पैसा, इन्होंने इंडियन बैंक ने तो कोई फंड बेस्ड तो कुछ ही पैसा नहीं दिया, इन्होंने तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट यूज किया है। फंड बेस्ड लोन किसने दिया? इनकी इस कंफर्ट के बेस पे ओवरसीज बैंक ने, और ओवरसीज बैंक ने इनके को नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, उन्होंने नोस्ट्रो अकाउंट से उसको पेमेंट कर दी, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई। अब ड्यू डेट पे क्या होएगा? अब ड्यू डेट पे क्या होएगा? अब जब ड्यू डेट आएगी पेमेंट करने की, ड्यू डेट वाले दिन क्या होएगा? ओवरसीज बैंक डिमांड करेगा पेमेंट, जब ड्यू डेट आ गई पेमेंट डिमांड करेगा मिस्टर ए से। ठीक है, ओवरसीज बैंक बोलेगा कि भाई मेरे को पेमेंट कीजिए मिस्टर। अब देखिए जो ये एक मिनट, ये ड्यू डेट वाले कंसेप्ट से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो इंडियन बैंक ये जब ये लेटर ऑफ कंफर्ट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये फैसिलिटी देगा ना जब इसको, तो जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कराएगा, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन रहेगा, उसमें ओवरसीज बैंक और मिस्टर ए का एज अ लेंडर और बोरोवर का भी डॉक्यूमेंट साथ में रहेगा, उसका एज अ लेंडर और बोरोवर का डॉक्यूमेंट भी साथ में रहेगा। क्योंकि ये मैंने बोला ना आपको कि लेंडर ये है और बोरोवर ये है, ये तो मिडिल मैन है बीच में।
और इन दोनों का आपस में जो भी लेंडर और बोरोर का जो एक एग्रीमेंट है वो भी एक बीच में साथ में रहेगा, ताकि कल को लॉफुली ये ट्रांजेक्शन सारी एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपके जस्ट एक प्रोसेस का नोटिंग का पॉइंट है। तो ड्यू डेट पे क्या होएगा? अब ड्यू डेट पे देखिए, लेंडर कौन है? ओवरसीज बैंक। बोरोर कौन है? मिस्टर ए। तो ये क्या आप करेगा? ओवरसीज बैंक मिस्टर ए को बोलेगा कि आप पेमेंट कीजिए, कि आप पेमेंट करिए हमें। तो मिस्टर ए बोलेगा मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर जब उससे डिफॉल्ट की कंफर्मेशन हो जाएगी, तो ओवरसीज बैंक जो उसको एलओयू मिला है, एलओयू या एलओसी मिली है, तो उस एलओयू एलओसी के बेस पे इंडियन बैंक से पेमेंट ले लेगा, इंडियन बैंक से पेमेंट रिसीव कर लेगा। उनसे पेमेंट रिसीव कर ली और इंडियन बैंक अपने आप इसकी प्रॉपर्टी मिस्टर ए से उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके उनसे रिकवरी कर लेगा आगे। तो ये एक ट्रांजैक्शंस जो है, ये ट्रांजैक्शंस बायर क्रेडिट के अंदर रहती हैं, ये ट्रांजैक्शंस बायर क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर रहती हैं। और आई होप कि आप ये फैसिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट ये फैसिलिटी की जो हमने ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया है, ये कब की ट्रांजैक्शंस हैं? प्रायर टू नीरव मोदी स्कैम। ये प्रायर टू नीरव मोदी स्कैम के पहले की ट्रांजैक्शन है। और अगर आप, जब नीरव मोदी का स्कैम मैं आपको समझा दूंगा कि उसने क्या क्या किया और उसके बाद क्या क्या चेंजेस करे आरबीआई ने, तब आप पाएंगे कि एक आध इस जो सारे स्टेप्स मैंने समझाए उसमें एक आध स्टेप में ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो बस इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा और सिक्योर करने का तरीका था। आप ये ट्रांजेक्शन तो कितने सालों से ही ऐसे चल रही थी बायर्स क्रेडिट की। ये तो नीरव मोदी जी वाला किस्सा हुआ, पीएनबी का स्कैम हुआ, उसके बाद एक दो इरेगुलरिटीज तो समझ में आई आरबीआई को, उन्होंने जस्ट उसको उठाया और चेंज कर दिया इरेगुलरिटीज को, राइट। तो अब हम समझते हैं कि नीरव मोदी वाला किस्सा था क्या, उसके अंदर क्या हुआ। देखिए व्हाट हैपेंड इन नीरव मोदी स्कैम। तो मैं बार बार पिछली स्लाइड पे जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है इश्यूएंस ऑफ एलओसी या एलओयू, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट है विदाउट कोलेट्रल। देखिए जो यहाँ पे हमने फैसिलिटी की बात करी थी कि इंडियन बैंक ने मिस्टर ए को फैसिलिटी दी है और इंडियन बैंक ने इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट यानी कि जो गारंटी देने के बदले इससे प्रॉपर्टी रखवाई थी मिस्टर ए से, इंपोर्टर से। पीएनबी के स्कैम में, नीरव मोदी के स्कैम में क्या हुआ कि जो पंजाब नेशनल बैंक था, उन्होंने नीरव मोदी, यहाँ पे मिनिस्टर ए की जगह नीरव मोदी थे, नीरव मोदी से कोई प्रॉपर्टी ली ही नहीं। विदाउट प्रॉपर्टी उनके बिहाफ पे एलओयू और एलओसीज जो हैं वो इशू करते रहे पंजाब नेशनल बैंक वाले, राइट। अब देखिए हर एक बैंक का अपना अपना, सिमिलरली पीएनबी का भी एक कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। इसको आप समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जो बैंक की सारी क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। जो भी बैंक ये एलओयू और जो एलओसीज इशू करता है, एलओयू जो एलओसी इशू करता है, देखिए एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है ना, समझिए कि बैंक गारंटी दे रहा है और बैंक के लिए क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है ये। और ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट की जो एंट्री है ना, वो बैंक को अपने सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती है कि हमने ये डॉक्यूमेंट को इशू किया है। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो बैंक स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट थी, दो पर्सन थे जिनकी ये इन्वॉल्वमेंट थी इस सारे स्कैम के अंदर बैंक की तरफ से। तो उन दोनों पर्सन ने क्या किया, लूप होल ढूंढा। उन्होंने जो एलओयू और एलओसीज थे उनको बैंक के सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री डाली नहीं, उनकी एंट्री बैंक के सॉफ्टवेयर में डाली ही नहीं उन्होंने, ठीक है। ताकि अब बैंक के सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है कि एलओयू और एलओसीज इशू हो चुके हैं, किसी को भी नहीं पता लग रहा। तो उसके बाद थर्ड चीज क्या हुई कि जो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी है, जो ये बायर्स क्रेडिट का लोन है, जो ये लोन की हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा लोन प्रोसेस की जो लोन मिला है $50,000 का, ये आरबीआई बोलता है कि आपको ये लोन जो है आपको वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल के इक्विवेलेंट टाइम के लिए मिलना चाहिए या 1 साल के लिए, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो इसका टेन्योर क्या होता है बायर्स क्रेडिट का, कितने टाइम के लिए ये लोन मिलता है? जो $50,000 का लोन मिला है, ठीक है, ये लोन कितने टाइम के लिए मिलता है? ये मिलता है कि अगर तो आपने कोई नॉन कैपिटल गुड्स खरीदी है, नॉन कैपिटल गुड्स मींस जो गुड्स आपने जो हैवी मशीनरीज वगैरह नहीं है, मतलब जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर वाली गुड्स नहीं है,
उनके लिए तो 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवरेज लेस, इतने टाइम के लिए ये बायर्स क्रेडिट यूज हो सकता है। अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह मंगाई है, कैपिटल गुड्स मंगवाई है फॉरेन कंट्री से, तो आप इसको मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए अवेल कर सकते हैं बायर्स क्रेडिट को। ये आरबीआई का रूल है बायर्स क्रेडिट के साथ रिलेटेड टेन्योर का। तो इन्होंने क्या किया अपने केस में, पीएनबी वाले केस में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जो सारे के सारे बायर्स क्रेडिट थे वो 1 साल के टेन्योर के लिए इशू कर दिए, जो कि आरबीआई की रूलिंग के अगेंस्ट था। इन्होंने उस रूलिंग को ध्यान में नहीं रखा। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या किया, देखिए एक तो उन्होंने एलओयू जो एलओसी है वो सीबीएस में एंट्री नहीं की, एक उन्होंने जो स्विफ्ट डिटेल्स होती हैं उनकी भी एंट्री सीबीएस में नहीं करी। अब पूछेंगे कि सर स्विफ्ट डिटेल्स क्या होती हैं, इनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल में बताऊंगा। स्विफ्ट डिटेल्स क्या होती है, स्विफ्ट क्या होता है, पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी आप सिंपल इसको ना एक एग्जांपल से समझिए। वो एग्जांपल पहले बता देता हूं, पूरी एक्यूरेट नहीं है, वो एग्जांपल पूरी एक्यूरेट नहीं है। जब भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो उसके अंदर जब 2 बैंक इन्वॉल्व होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है, जब 2 बैंक अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, देखिए हम तो कम्युनिकेशन करते हैं बाय ईमेल आपस में, या फॉरेन के साथ भी, आपका क्लाइंट है फॉरेन में, आप ईमेल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। पर जो बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन होता है फॉरेन के बिजनेस में, वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं होता, वो कम्युनिकेशन होता है स्विफ्ट के थ्रू। वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, स्विफ्ट के थ्रू। आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है, बट आपके समझने के लिए सजेस्ट, आप समझ लीजिए स्विफ्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है लाइक व्हाट्सएप। ये क्या है, एक व्हाट्सएप की तरह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप के अंदर हर एक बैंक की जो ब्रांच है जो इंटरनेशनल बिजनेस कर सकती है, जैसे कि अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, उसकी लुधियाना की 3 ब्रांचेस इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हैं, उन तीनों ब्रांचेस का अलग अलग स्विफ्ट कोड होएगा, या समझ लीजिए कि हर एक का अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर होएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स उनका स्विफ्ट कोड होएगा, ठीक है, हर एक ब्रांच का। तो सिमिलरली हर एक फॉरेन कंट्री की ब्रांच का भी सिमिलरली स्विफ्ट कोड होएगा, कॉन्टैक्ट नंबर होएगा, स्विफ्ट कोड होएगा, ठीक है। तो उनका जो स्विफ्ट कोड होएगा, तो वो जो आपस में चैट कर रहे हैं एक दूसरे के स्विफ्ट के कोड पे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर या स्विफ्ट कोड पे जो आपस में कम्युनिकेशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे, या जिसको हम प्लेटफॉर्म का क्या नाम दे रहे हैं, स्विफ्ट का नाम दे रहे हैं, वो काइंड ऑफ उस तरह का प्लेटफॉर्म है। वो जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है, ये कम्युनिकेशन व्हाट्सएप की तरह अनसिक्योर्ड नहीं होता कि आप व्हाट्सएप के ऊपर आपने कर दिया, वहां पे ठीक है, कोई भी खोल के देख रहा है, कुछ भी है। ये स्विफ्ट तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जो भी मैसेजेस एक नंबर से, यानी कि एक स्विफ्ट कोड से दूसरे स्विफ्ट कोड में जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, यानी कि एक लुधियाना की एक ब्रांच से फॉरेन कंट्री की ब्रांच में जो भी स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, वो हाईली इनक्रिप्टेड होते हैं। हाईली इंक्रिप्शन उनके अंदर दी जाती है कि उनको कोई डिकोड नहीं कर सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है इन तरह की ट्रांजेक्शंस के अंदर। तो इस वजह से ये स्विफ्ट कोड यूज होता है, अनलेस तो अदरवाइज तो ये सिंपल अपना व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी एक्सचेंज कर सकते थे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन काफी ज्यादा रहती है और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस वजह से स्विफ्ट का सिस्टम यूज किया जाता है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो स्विफ्ट के साथ आप मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं दूसरे बैंक के साथ, उन सारे मैसेजेस की एंट्री भी सीबीएस में होती है, उनकी सारी डिटेलिंग सीबीएस के अंदर कैप्चर करी जाती है। तो इन्होंने क्या किया पीएनबी वाले केस में, इन्होंने इसका भी लूप होल ढूंढ लिया। जो स्विफ्ट की जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो स्विफ्ट में जो सीबीएस में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। पीएनबी के केस में इनको 2 एम्प्लॉइज जो थे, इनको पता लग गया कि भाई ये लूप होल है, और इन्होंने इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जो प्रोसेस पढ़ा था कि जो ओवरसीज बैंक है, वो जो पीएनबी जैसे इंडियन बैंक मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, जो पंजाब नेशनल बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट है इनके पास, यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर करता है और यहाँ से फिर ये मिस्टर बी को पेमेंट करते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस तो यहाँ पे भी फॉलो हुआ होगा ऑब्वियसली। अब देखिए एलओयू की कोई सीबीएस में एंट्री नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि एलओयू इशू ये पूरे पीएनबी के अंदर। स्विफ्ट की एंट्री नहीं है सीबीएस में, किसी को पता तक नहीं है कि कोई स्विफ्ट जा रही है, बैंक टू बैंक कोई कम्युनिकेशन जा रहा है, किसी को नहीं पता इन दोनों इंप्लॉइज के अलावा।
उसके बाद जो नोस्ट्रो अकाउंट है, नोस्ट्रो अकाउंट है, वहां पे जब फॉरेन बैंक पेमेंट डाल रहा होगा पीएनबी के, बार बार फॉरेन बैंक जो पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट्स में पेमेंट डाल रहा होगा, तो पीएनबी को तो उस समय तो पता लग ही सकता था ना, वो अपने नोस्ट्रो अकाउंट को तो एटलीस्ट ऑडिट कर सकते थे ना कि नोस्ट्रो अकाउंट में ये कौन सी पेमेंट्स हमको फॉरेन बैंक से ट्रांसफर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फॉरेन बैंक एक्सिस और इलाहाबाद बैंक थे, वो फॉरेन बैंक हमारे अकाउंट में ये कौन सी पेमेंट्स ट्रांसफर कर रहा है, इन पेमेंट्स ट्रांसफर करने के बदले हमारे सीबीएस में तो कोई एंट्री नहीं है, ये तो साफ साफ ऑडिट हो सकता था। ये तो इनके ऑडिटर का भी फेलियर हो गया ना, इनके सिस्टम ऑडिटर या जो इनके ऑडिटर आएंगे उनका भी तो फेलियर है ना ये चीज, उनके नोस्ट्रो अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ। अगर ऑडिट होता तो उसमें से ये चीज चेक हो जाती कि ये कौन सी पेमेंट्स जो है ट्रांसफर हुई है जिनके अगेंस्ट हमारे कोई बैकिंग एलओयू या स्विफ्ट डिटेल्स सिस्टम में है ही नहीं। ये एक लूप होल आ गया जिसकी वजह से ये सारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो जो स्कैम है, ये सारा कैप्चर मतलब हो पाया। तो फिर क्या होता था, जब ड्यू डेट आती थी बिल्स की पेमेंट की, तो नीरव मोदी की कंपनी तो पेमेंट करती नहीं थी, तो पीएनबी क्या करता था, दूसरे बैंक्स को इन्वॉल्व करके उनको और एलओयू एलओसी से इशू करके फंड्स जनरेट कर लेता था और उन फंड्स को यूज कर देता था पिछले ड्यूज को सेटल करने के लिए। यानी कि एक की टोपी दूसरे के सर टोपी घुमाई जा रहा था बार बार इस चीज को लेके। तो ये सारा स्कैम जो शुरू हुआ वो 2011 में शुरू हुआ और ये 2018 के जनवरी 2018 तक, जनवरी 2018 तक चला। और कहते हैं 13,000 14,000 करोड़ के करीब इसके अंदर टोटल स्कैम का अमाउंट इन्वॉल्व रहा जो पीएनबी को नीरव मोदी की कंपनी से ड्यू है। ठीक है। और एक और लूप होल भी था कि आपने यूजुअली देखा होगा कि जो सरकारी बैंक्स होते हैं उनके अंदर हर 3 साल के अंदर इंप्लॉइज की ट्रांसफर कर दी जाती है, 3 साल बाद इंप्लॉइज की ट्रांसफर रहती है। तो ये 2% 2011 से लेके 2018 तक स्कैम करी जा रहे थे। 7 ईयर्स इन्होंने अराउंड स्कैम को अंजाम दिया। तो इनकी अगर 3-3 साल बाद ट्रांसफर होती रहती तो ये शायद दिक्कत ना आती, ये वाली प्रॉब्लम ना आती। ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हुई नीरव मोदी वाले केस में जिसकी वजह से ये स्कैम सारा प्रोसेस को तोड़ा गया और ये स्कैम को अंजाम दिया गया। तो ये स्कैम पकड़ा कैसे गया, अब ये 2% थे, इनमें से एक रिटायर हो गया, जनवरी 2018 में। इसका रिटायर होने के बाद ये तो करप्ट एम्प्लॉय था, इसके बाद एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय आ गया, इसकी जगह रिप्लेस कर गए ऑनेस्ट एम्प्लॉय। नीरव मोदी की कंपनी ने एलओयू इशू करने की रिक्वेस्ट दी इस ऑनेस्ट एम्प्लॉय को कि एलओयू इशू करवानी है। उन ऑनेस्ट एम्प्लॉय ने उनको बोला कि आप प्रॉपर्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए इस एलओयू के बदले। तो नीरव मोदी की कंपनी ने कहा कि हमने तो आज तक नहीं कभी सिक्योरिटी दी इनके बदले में, तो हमारी तो सारी एलओयूज बिना उसकी इशू हुई है। इस ऑनेस्ट एम्प्लॉय ने फिर सारे सिस्टम में चेक किया, इसको कहीं एंट्री नहीं मिली, तो फिर गड़बड़ी घोटाले का जो है पता लगना शुरू हुआ। तो आगे रिपोर्टिंग हुई और ये सारा स्कैम सबके सामने आ गया। तो बाय द वे अभी 2 साल से नीरव मोदी यूके की जेल में है, उसको इंडिया बुलाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। अभी 2 साल से वो जेल में है यूके की। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इस नीरव मोदी के स्कैम का अपने सारे प्रोसेस के अंदर, क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए स्कैम रिवील्ड हुआ जनवरी 2018 के अंदर, जब करप्ट एम्प्लॉय रिटायर हो गया और उसकी जगह ऑनेस्ट एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्लियर कर दिया। तो जब जनवरी 2018 के अंदर ये सारा जो तामझाम है ये सारा पता लगा उसके बाद उन्होंने क्या किया, पीएनबी ने लेटर लिखा सारे बैंक्स को फरवरी 2018 में, जितने भी इंडिया में बैंक्स थे उन सबको, उनके सबके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, सीएमडीज को, सबको लेटर लिखा और उनको पूछा, उस लेटर में क्या पूछा कि जो हमने ये टोपियां घुमाई थी फेक एलओयूज एलओसी इशू करके, अनऑथराइज्ड फ्रॉडुलेंटली जो इश्यूज करके हमने जो टोपियां घुमाई थी, इनमें से कोई आपके पास एक्टिव तो नहीं है, इनमें से कोई फ्रॉडुलेंटली इशूड एलओयू या एलओसी आपके पास एक्टिव तो नहीं है। उसने ये लेटर लिख के सारे बैंक से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें, अगर है तो आप हमें डिटेल भेजिए। जब ये लेटर लिखी तो सारे बैंक्स को स्कैम, जब तब तक तो समझ में आ ही गया था कि क्या गड़बड़ घोटाला हुआ है, कि पीएनबी ने लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या गया, एलओयूज जो एलओसीज इश्यूज करे हैं उनको उन्होंने सीबीएस में एंट्री नहीं किया और वो फ्रॉडुलेंटली इशूड है, तो हो सकता है कि उनके पास भी हो। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी डिस्काउंटिंग, उनके बेसिस पे जो डिस्काउंटिंग करनी थी वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। पीएनबी की इशूड जो लेटर्स होती थी उनके ऊपर जो कुछ प्राइवेट बैंक्स ने इसके ऊपर डिस्काउंटिंग पूरी तरह से स्टॉप कर दी कि हम पीएनबी की कोई भी एलसीज के बेस पे डिस्काउंटिंग करेंगे नहीं। पता नहीं उन्होंने सीबीएस में एंट्री करी भी है या नहीं, पता नहीं जेन्युइनली इशूड है भी या नहीं, जब तक ये उनका सारा पीएनबी का इंटरनल प्रोसेस ठीक नहीं हो गया।
तो मार्च 2018 में आरबीआई ने क्या अनाउंस किया? आरबीआई ने किया कि जो ये प्रोसेस है एलओयू और एलओसी इशू करने का, ये आज से बंद है, ये डिसकंटिन्यूड है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, एलओयू और एलओसी वाला प्रोसेस। ये एलओयू जो एलओसी वाला प्रोसेस था, ये सारा आरबीआई ने बंद कर दिया। अब देखिए कंफ्यूजन कई बार लोगों की क्या हो जाती है, लोग कहते हैं कि आरबीआई ने बायर्स क्रेडिट बंद कर दिया। देखिए बायर्स क्रेडिट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है कि जिसमें ओवरसीज बैंक लेंडर है और मिस्टर ए बोरवर है, वो तो मिस्टर ए ओवरसीज बैंक से फंडिंग लेके अभी भी बायर्स क्रेडिट यूज कर सकता है। देखिए बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी बंद नहीं करी, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर जो एक स्टेप था एलओयू और एलओसी इशू करने का, उसको बंद किया आरबीआई ने। इसको क्यों बंद किया एलओयू और एलओसी को? रीजन वही रीजन जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वो तो रेगुलेटेड होती है यूसीपीडीसी 600 गाइडलाइंस, जो यूनिफॉर्म कस्टम जो कोड्स होते हैं आईसीसी के द्वारा डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से रेगुलेटेड होती हैं, पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड होती हैं और उनके अंदर तो धोखाधड़ी के चांसेस कम है। ये तो क्या है, ये तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, एक अंडरटेकिंग है, लेटर ऑफ कंफर्ट है, जस्ट एक दो पेज की। ये उस तरह से उतनी डिटेल या उस तरह से बनाई हुई प्रॉपर लेटर थोड़ी है जो एक लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह जो कंफर्ट आता था, मैंने पढ़ा था ना लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में सारा कुछ। तो इसके ये एक उनको लगता था कि ये काइंड ऑफ अंडरटेकिंग है कि एक जिससे एफिडेविट दे दिया एक लिख के बैंक ने कि हाँ हम ये करेंगे सिंगल पेज पे, वो उस तरह के कस्मे वादे थे, पर इसको कोई रेगुलेशन नहीं थी, इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि एलओयू और एलओसी को हम बंद ही कर देते हैं। तो फिर क्या करें, अगर ये बंद हो गया तो ओवरसीज बैंक तो ये फंडिंग करेगा नहीं मिस्टर ए को, अगर ये बंद हो गया तो इसके रिगार्डिंग कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप इनकी जगह एलसी और बीजी वाला रूट ले लीजिए। आप उन्होंने बैंक्स को हिदायतें दी कि आप एलओसी और एलओयू इशू करने की बजाय आप एलसी दीजिए या बैंक गारंटी दीजिए। किसको दीजिए? इनको। आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करिए या बैंक गारंटी इशू करिए ओवरसीज बैंक को इंस्टेड ऑफ एलओयू या एलओसी। तो फिर क्या हुआ वो मैं आगे बताता हूं, आगे चल के ये हिदायतें दे दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो स्विफ्ट कोड था, जो ये स्विफ्ट में एंट्री नहीं हो रही थी, देखिए अब तो एलओयू एलओसी वाला काम इन्होंने झंझट खत्म कर दिया कि ये नहीं करना, ठीक है, ये वाला प्रोसेस कर दिया। उसके बाद बायर्स क्रेडिट की तो चलो मॉनिटरिंग है। तो उसके बाद उन्होंने जो स्विफ्ट डिटेल्स हैं उसके अंदर उन्होंने एक चेंज किया। उन्होंने क्या बोला कि जो स्विफ्ट डिटेल्स है वो MT 760 कोड में बुक कीजिए इंस्टेड ऑफ MT 799। ठीक है, MT का क्या मतलब होता है, ये मैं वैसे स्विफ्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने वाला हूं। इसका मतलब होता है मैसेज टाइप। 760 क्या है? कोड है मैसेज का, जिसमें 7 रिप्रेजेंट करता है कि ये कोड कोई लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटी के साथ रिलेटेड है, ट्रेड फाइनेंस लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी के साथ रिलेटेड है, ये कैटेगरी है। 7 रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी। अब जो 7 के बाद जो 99 आती है ना, 99 कोड तब यूज होता है जब हम किसी से जनरल चैट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं, हम आपस में चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, ज्यादा ऑथेंटिकेटेड कोड नहीं है ये। इसके अंदर कोई भी बात कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ, जनरल कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस कोड में। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा स्विफ्ट कोड को लेके, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप सिर्फ जस्ट मीनिंग समझिए कि उन्होंने क्या किया। अब उन्होंने कहा कि आप ये दो बैंक्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। उन्होंने कहा कि जो आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे ना आपसे, वो जनरल चैट के थ्रू नहीं करेंगे, आप 60 वाला चैट बॉक्स लेंगे। जैसे वो नहीं होता था अपना याहू मैसेंजर होता था, उसमें चैट बॉक्स बने होते थे, उसमें हर तरह के चैट बॉक्स आप जानते हैं ना, जो याहू मैसेंजर शुरू होता 10 साल पहले 12 साल पहले, उसमें अलग अलग ग्रुप्स में चले जाओ जी, कोई स्पोर्ट्स वाला ग्रुप अलग बना हुआ है, एंटरटेनमेंट वाला ग्रुप अलग बना हुआ है, जनरल अलग अलग है। जहाँ पे अगर स्पोर्ट्स वाले ग्रुप में जाके आप चैटिंग करना चाहते हो तो वो सारी स्पोर्ट्स की टॉक रहेंगी, एंटरटेनमेंट वाले ग्रुप में जाओगे तो वहां पे एंटरटेनमेंट की टॉक रहेंगी। तो आरबीआई ने बोला कि आप ये 99 वाला जो जनरल चैट वाला जो ग्रुप में आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना एलओयू एलओसी वाली, अब उसको आप बंद कीजिए। आप 60 में जाइए, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप में जाइए जहां पे सिर्फ इसी के साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहती हो, ताकि ये ऑथेंटिकेटेड रहे कि 760 में बुक हुई है तो मतलब 7 मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट वाला ग्रुप है, और उसमें भी लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ रिलेटेड जो स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड ग्रुप में आप जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये उन्होंने प्रोसेस चेंज किया। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्विफ्ट कोड के बारे में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं स्विफ्ट कोड के बारे में क्या बताना चाहता हूँ। उन्होंने इस प्रोसेस को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये अब सारा प्रोसेस चेंज हो गया, ये सारा उन्होंने आगे गाइडलाइंस दे दी, उन्होंने गाइड कर दिया। सिंपल मेन करक्शन निकालने वाला क्या था, ये दो बातें थी करक्शन निकालने वाली। एक तो स्विफ्ट कोड को चेंज किया, एक ये उन्होंने प्रोसेस चेंज किया, LOC वाला बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद क्या चेंज आया, स्विफ्ट वाला चेंज तो बैंक्स ने कर ही दिया, स्विफ्ट वाला चेंज तो बैंक ने कर ही दिया। तो अब इसके बाद क्या चेंज आया, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं प्रायर वर्ड की जगह अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आफ्टर नीरव मोदी स्कैम। अब नीरव मोदी स्कैम के बाद उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने चेंज किया कि अब LC और LOU ये बंद है, LOU और LOCs बंद हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जगह इंस्टेड ऑफ दीज हम क्या इशू करेंगे, SBLC इशू करेंगे, SBLC इशू करेंगे। SBLC मीन्स स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब फर्क क्या है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, देख दोनों लेटर ऑफ क्रेडिट ही हैं, दोनों लेटर ऑफ क्रेडिट ही हैं, दोनों UCPDC 600 गाइडलाइंस इनको गवर्न करती हैं, रेगुलेटेड है प्रॉपरली, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनको गवर्न करता है, दोनों लेटर ऑफ क्रेडिट ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बस एक नाम चेंज है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। बस इसके अंदर भी सेम चीज है, ये चीज एक चीज है कि एक तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड है, गारंटीड है, और एक सिंपल एक अंडरटेकिंग नहीं है, या एक लेटर ऑफ कंफर्ट वर्ड, जैसे लेटर ऑफ कंफर्ट क्या हमें देख के ऐसे कैजुअल से फील आता है ना कि एक लेटर ऑफ दे दिया चल के, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। इस मतलब इसके वर्ड्स में दम है, इसके लेटर में दम है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट है, गवर्नड है, रेगुलेटेड है प्रॉपरली। स्टैंड बाय वर्ड का मतलब है कि ठीक है एक लेटर दे दिया हमने, इसके इसके अंदर भी वही कंसेप्ट सेम है कि पहले बोरोवर से पेमेंट मांगी जाएगी, मिस्टर ए से, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो फिर बैंक पेमेंट करेगा। इसका एक डेढ़ पेज का ही फॉर्मेट रहता है, इसका भी 2 पेज का फॉर्मेट रहता है। मैंने प्रैक्टिकली अपने बैंकिंग सेक्टर में काम करते करते देखी भी है SBLC का फॉर्मेट कैसे होता है। इसके अंदर बस लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह डिटेल्ड वर्डिंग इसके अंदर भी नहीं यूज होती, सिंपल ट्रांजेक्शंस को समझाया होता है, पूरी डिटेल में समझाया होता है ट्रांजेक्शंस को, पर उतना डिटेल नहीं होता जो हम लेटर ऑफ क्रेडिट अपना उसमें समझाता हमने पिछले से पिछले लेक्चर में। उसके अंदर तो सारा कि मिस्टर बी ने क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, 3 इनवॉइस की कॉपी भेजेगा, 2 डुप्लीकेट भेजेगा, 1 ओरिजिनल भेजेगा, ऐसा कुछ भी लिखा होता है। SBLC के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं लिखते इस ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। ये सिंपल एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, बस फर्क ये है कि LOU और LOC जो थी वो अनगवर्नड टाइप थी, ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं थी, और मतलब एक ठीक है एक अंडरटेकिंग टाइप थी। अब ये गवर्नड है, UCPDC 600 गाइडलाइंस गवर्न करती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, ICC चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है, ये गवर्नड वाली आ गई। तो बस इतना सा फर्क डाला सारा प्रोसेस के अंदर, बाकी सारा प्रोसेस अपना एज इट इज सेम रहा लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बाकी वो जो स्विफ्ट कोड वाला मैंने बताया, उन्होंने स्विफ्ट कोड वाला चेंज कर लिया प्रोसेस अपना सारा अपने पास, राइट। तो ये है सारा बायर्स क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट, जो आपको आई होप पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहना है, जो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा वो लेक्चर रहेगा उसके ऊपर कि एक तो स्विफ्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये स्विफ्ट क्या है। वैसे तो मैंने काफी मोटा मोटा मीनिंग आपको क्लियर करवा दिया स्विफ्ट का आज ही के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे इसको, एक बार स्विफ्ट को समझ लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में एक गिफ्ट सिटी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, गिफ्ट सिटी, जो गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में अराउंड लोकेटेड है, उनके आसपास लोकेटेड है गिफ्ट सिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो। उसको कैसे यूज कर रहे हैं बैंक आजकल, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे, और उसको बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी में कैसे फिट करना है उस चीज के बारे में हम स्टडी कर लेंगे। अगर लेक्चर, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा लेंथी बनेगा सिर्फ ये स्विफ्ट और ये समझाने के लिए, अगर उसके बाद मेरे को टाइम मिला तो इसके साथ उन्होंने जो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी है ना, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी की जगह अगर एक फैसिलिटीज बैंक ने अपनी बना दी, एक फैसिलिटी बैंक ने अपनी बना दी। क्या फैसिलिटी बनाई उन्होंने, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन। अगर ये टाइम मिला तो इस फैसिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, और इसका और बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी का डिफरेंस क्या है, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी में और इस फैसिलिटी में डिफरेंस क्या है, साथ में ये भी क्लियर कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ में बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइंग पावर पे
ड्राइंग पावर पे क्या असर पड़ता है वो भी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ड्राइंग पावर पे क्या असर पड़ता है उसका। वैसे तो असर इसका इन लाइन ही है जो मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लास्ट लेक्चर आपको समझाया था लेटर ऑफ क्रेडिट का या लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन बिल नेगोशिएटेड का, जो लास्ट लेक्चर समझाया था उसके अकॉर्डिंग ही असर रहता है। पर फिर भी मैं आपको इसको हटके एक बार दोबारा से भी समझा दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप कि आपको ये आज वाला लेक्चर पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा लेंथी जरूर बन गया होगा तो बट मीनिंग क्लियर करवाना जरूरी है आपको। आई होप आपको ने इसको एंजॉय किया है। तो थैंक यू आपने अटेंड किया इस लेक्चर को, और अब हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।